पहले तो मैं YouTube देखता हूँ, अरे YouTube क्यों नहीं चल रहा? करंट अफेयर की क्लास YouTube की, इसमें करंट अफेयर की क्लास लो, फिर उसको प्रोसेस करो, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करो और उसके बाद फिर अपलोड करो। बहुत झंझट बढ़ जाते हैं करंट अफेयर की क्लास में। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे करंट अफेयर के सेशन को। सभी का स्वेग से स्वागत है करंट अफेयर के सेशन में। और इसमें काफी सारी, इस वीक में काफी अच्छी जो आपके पास है, काफी अच्छी न्यूज जो है वो आई हुई है। तो इसमें कुछ न्यूज को देख लेते हैं। सबसे पहला, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन प्रोजेक्ट जो आपके पास है वो कहाँ पे लॉन्च करा गया? आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। इंडिया का जो फर्स्ट, क्या हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्लांट जो आपके पास है उसकी शुरुआत करी गई है। ग्रीन हाइड्रोजन, फॉन्ट कितना छोटा है? अब बड़ा हो गया ना फॉन्ट? बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? पूरी डिस्प्ले में आ गया? अरे यार, ये तो भैया दिक्कत हो गई। इसको कैसे सॉल्व करें? जूम कर लेंगे सर, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि यार जूम कर लो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। एक्चुअली ये बड़ा नहीं हो रहा, मेरे दूसरा वाला लैपटॉप है ना शायद, इसलिए नहीं हो रहा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कौन सा है? चलो ऐसे करके ना जूम कर लो। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखो, ऐसा पकड़ के जूम करोगे ना तो जूम हो जाता है जूम वाली ऐप में। तो डिस्प्ले को बिल्कुल आप देख सकते हो जूम करके। आप डिस्प्ले को जूम कर लीजिए। अभी मेरे साइड से तो इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि मैंने जूम करा वो इस पे जूम नहीं हो पा रहा शायद से। ऐसा कुछ हो रहा है, दिक्कत परेशानी। चलो हाँ, हो जाएगा जूम। गलत चीज शेयर कर रहा हूँ ना मैं, स्क्रीन को शेयर करूंगा। ये लो, कैसे नहीं होगा जूम? हो गया जूम। अब आपका कमेंट भी देखेंगे और रिकॉर्डिंग मैं भी दिखूंगा, सब दिखेंगे। अब सही है? इसको यहाँ रख देते हैं। सो इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड जो है, माइक्रोग्रिड, इसको एट प्रेजेंट में ओपन किया गया है। ये कहाँ पे ओपन करी गई है? आंध्र प्रदेश में ओपन करी गई है। इसके बारे में जानते हैं कि माइक्रोग्रिड क्या है और ग्रीन हाइड्रोजन जो आपके पास है ये क्यों इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मोबाइल मोबिलिटी जो आपके पास है ग्रीन हाइड्रोजन की किस तरीके से होती है, जिसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो देखिए, आपको पता होगा देयर आर एन नंबर ऑफ फ्यूल ऑप्शन। जैसे कि आपका एक ऑप्शन कोल होता है, जैसे इसको थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस, तापीय ऊर्जा को उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन की अगर आप बात करोगे, कोयले के अलावा आपके काफी सारे पेट्रोलियम ऑप्शन है, जैसे कि गैस में शेल गैस, कुकिंग गैस जो आपके पास है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस वगैरह जो है वो ऑप्शन होती हैं।
लेकिन इन सभी में क्या होता है, कार्बन इमिशन होता है, कार्बन इमिशन जो आपके पास है, कार्बन इमिशन चल रहा होता है। अब इस कार्बन इमिशन के चलते हुए दिक्कत परेशानी ये है कि इससे ग्रीन हाउस एनर्जी जो है, ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल धीरे धीरे करके इनका बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो एट प्रेजेंट में हम फ्यूल के अल्टरनेटिव तरीकों को खोज रहे हैं, एंड द अल्टरनेटिव वे ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल इज ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब कुछ नहीं है कि हाइड्रोजन को सस्टेनेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और इस हाइड्रोजन को मोबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाए। किसके लिए प्रयोग किया जाए? मोबिलिटी जो आपके पास है, मोबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाए। और ये ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो आपके पास है, ये एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो आपके पास है, उसने पहले लद्दाख के साथ साइन किया था, और एट प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश राज्य जो आपके पास है, राज्य के साथ माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट जो आपका है, इसमें क्या किया जाएगा, जो हाइड्रोजन होती है, ग्रीन हाइड्रोजन जो आपके पास है, ये वाटर से प्रोड्यूस करी जाएगी। कैसे? आपको पता होगा H2O में हाइड्रोजन होती है, तो ये H2O से हाइड्रोजन को सेपरेट करेगी और ऑक्सीजन जो है उसको सेपरेट कर रहे होंगे, और फिर बाद में जाके इस हाइड्रोजन को जो है, इस हाइड्रोजन को ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स या अदर जो मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सभी में, अदर मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, उन सभी में यूज करा जाएगा। तो ये सारी बातें याद रखना है। सबसे पहले एट प्रेजेंट में देखो, अल्टरनेटिव फ्यूल में हम काफी सारे फ्यूल्स को देख रहे हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में एक तो आप सौर ऊर्जा को देख रहे हो, दूसरी ऊर्जा की अगर आप बात करते हो तो जियोथर्मल एनर्जी लद्दाख में देख रहे हैं, और उसी के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन जो आपके पास है वो एट प्रेजेंट में कहाँ पे देखी जा रही है, अलग अलग जगहों पे पोटेंशियल, लद्दाख में, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में देखी जा रही है। और यहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट वायबिलिटी बनाई जा रही है, जिसके तहत क्या कर रहे हैं हम, पानी जो होता है, पानी की हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पानी की हाइड्रोजन जो आपके पास है उसको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पानी की हाइड्रोजन जो आपके पास है उसको आपने निकाला, और इससे अलग अलग तरीके की कैपेसिटी वाले प्लांट, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वैसे एनटीपीसी को याद रखना है, वैसे एनटीपीसी जो आपके पास है ये क्या करती है, एनटीपीसी जो है कोल एनर्जी से थर्मल पावर बनाने की कोशिश, थर्मल पावर बनाती है, लेकिन आजकल ये सोलर पावर में भी इन्वेस्ट कर रही है, सोलर पावर में इन्वेस्ट कर रही है, और इट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट इन दी ग्रीन प्रोजेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसके लिए भी ये इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये छोटी मोटी बातें याद रखना है कि हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्या होता है और हाइड्रोजन एनर्जी जो आपके पास है किस तरीके से काम कर रही होती है। तो ये सारी के सारी चीजें जो आपके पास है वो आपको याद रखना है। हाँ चलो बात बढ़िया, अब आपको समझ आ रहा होगा ना कि मुझे कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ रखो, फिर खुद को यहाँ रखो आप लोगों को ये बातें पता ही नहीं चलती होगी, आज सीक्रेट पता चल रहा है आपको। चलो बहुत बढ़िया, एक बार इसको देख लो, और कहीं पे कोई भी दिक्कत परेशानी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है हिंदी वालों के लिए, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। डन हो गया, डन 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 डन। क्या चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, अभी अभी देखो, ये आपकी एमपीपीएससी में यूनिट नंबर 7, 8 और 9 इन सभी में काम आने वाली जो आपके पास न्यूज है, करंट अफेयर और साइंस एंड टेक जो है उसमें काम आएगी। कैबिनेट ने अभी 76,000 करोड़ की स्कीम को जो है 76,000 करोड़ की जो स्कीम है उसको अप्रूव किया है। और ये स्कीम किससे डील करती है? सेमीकंडक्टर जो आपके पास होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा, कितने पैसे अप्रूव करेगा, ये क्वेश्चन जो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ आपका एक मेंस का टॉपिक है जो कि इकोनॉमिक्स से डील करता है। इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें आने, उसके समक्ष चुनौतियां और उनके समाधान जो है
वो उनके समक्ष चुनौतियां और उनके समाधान जो है वो एक क्या बनता है, आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप चाहे ओप्पो का फोन खरीदो, चाहे वीवो का, चाहे लावा का, चाहे सैमसंग का, चाहे XYZ किसी कंपनी का फोन खरीदो, मेजोरिटी ऑफ देयर सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स अगर ये इंडिया में असेंबल्ड भी हुए हैं तो भी इनके जो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, अब्रॉड में बनाए जाते हैं। कहाँ पे? ताइवान में बनाए जाते हैं, कहाँ पे वियतनाम में बनाए जाते हैं, कहाँ चाइना पे सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। उसके बाद हाई एंडेड प्रोसेसर्स जो हैं वो यूएसए में बनाए जाते हैं, हमारे भारत में बहुत ही कम बनाए जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स को इंडिया में बनाया जाए, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करी जाए, इसके लिए 76,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है उसको भारत सरकार के द्वारा अप्रूव किया गया। अब ये मैन्युफैक्चरिंग स्कीम क्या क्या करेगी? देखो, सबसे पहला, ये स्कीम जो है फॉरेन से, विदेशों से, देश से अगर कोई भी सेमीकंडक्टर्स को बनाना चाहता है इंडिया में, तो इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगा। उसी के साथ साथ इंडिया में इस इन्वेस्टमेंट के साथ और भी काफी सारे लोग इंडिया में आएंगे और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा और 35,000 स्पेशलाइज्ड जॉब जो है, हार्डवेयर रिलेटेड जॉब और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब जो है वो इंडिया में जनरेट हो सकती है। इसका पोटेंशियल आया। देखो, सिंपल सी बात यहाँ पे ये याद रखनी कि भाई सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर्स के यूज जो आपके पास है वो क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से सेमीकंडक्टर्स जो है, सेमीकंडक्टर्स किस किस तरीके से बनाए। देखो, सबसे पहले देखते हैं तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर ना तो मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्यूडो मेटल और स्यूडो नॉन मेटल, मतलब ऐसे नॉन मेटल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे मेटल्स को, ऐसे ऐसे सब्सटेंस को हम सेमीकंडक्टर कह रहे होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो आपके पास है, सर फिर से करना, डन डना डन हो जाए, एक बार यूज कर करें। फोन कोई भी हो, हमें तो सेल्फी से मतलब होता है। ये भी बहुत बढ़िया बात है यार। पता चला सेल्फी खुद की ले रहे थे और उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के कद्दू बना दिया। किसी का मुंह बैगन जैसा है तो उसने मुंह की जगह बैगन लगा दिया। ऐसा करना चाहिए ना। ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि लोग फोटो खींचते हैं तो उनका ओरिजिनल स्वरूप बाहर आ जाता है, किसी कुत्ते के जैसे वो आ जाते हैं, कान आ जाते हैं, कोई बिल्ली के जैसा दिखाई दे रहा होता है। वो फोन भी पहचान लेता है, बेटा तुम शक्ल से तो इंसान ना दिखाई दे रहे, तुम्हें कुत्ता बिल्ली बना देते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बेचारे एग्री नहीं कर पा रहे बच्चे, क्योंकि इन्होंने भी इनके इनके फोन ने भी एक ना एक बार जरूर अपना सही स्वरूप पहचान लिया होगा। प्रियल कह रही कि सर इट इज बैड जोक बट गुड रियलिटी। नहीं, मैंने देखा, आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, कुत्ते बिल्ली जैसी शक्ल में फोटो डाल रहे होते हैं लोग। आपने शायद देखा नहीं होगा इसलिए आपको जोक लग रहा है, लेकिन मैंने तो रियल सर में वो देखा। अलग अलग एप्स आते हैं, उनसे करते हैं जबरदस्ती, ऐसे कोई भी कैमरे में नहीं हो जाता। अच्छा, मतलब अलग अलग एप्स आते हैं तो उनसे करते हैं। मतलब इंसान को इंसान बनना पसंद नहीं है, वो कुत्ता के जैसा बनना चाहता है। टुडे आप क्या करना चाहते हो? आई वॉन्ट टू बिकम डॉग, आई वॉन्ट टू फील हाउ, आई वॉन्ट टू फील व्हाट डॉग फील्स। ये हाँ कुत्ते सर। बन के कैसा लगता है, बिल्ली बन के कैसा लगता है। चलो खैर, कोई एक आध फिल्टर ऐसा भी आना चाहिए जिसमें ये आए कि डू यू वांट टू लुक लाइक अ ह्यूमन, और हम तुम्हें दिखाते हैं कि इंसान कैसा लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ चलते हैं। बड़ी खतरनाक वॉइस आ रही है, कौन है ये? अंशुल है। अंशुल ठीक है, पंगा मत लेना, नहीं तो सुपारी लेती है वो सबकी। हाँ, अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज जो है उसको देख लेते हैं। अगली न्यूज जो आपके पास है, अगली न्यूज नहीं, इसी न्यूज को। तो जो कैबिनेट है ना, कैबिनेट उसने एट प्रेजेंट में 76,000 करोड़ रुपीज है, उनकी स्कीम को जो आपके पास है अप्रूव किया हुआ है। तो अब इसमें आप देखोगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनकी बात कर रहे थे।
तो देखो सेमीकंडक्टर्स कुछ अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, कुछ एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। पी टाइप जिसमें होल ज्यादा होते हैं वो, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो आपके पास है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ये सारी बातें जो आपके पास है सेमीकंडक्टर। और उसी के साथ साथ आपको पता होगा पीएन जंक्शन डायोड हर जगह काम आता है। तो व्हाट इज डायोड, व्हाट इज ट्रायोड, व्हाट इज पी टाइप, व्हाट इज एन टाइप, ये सारे सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको पता करना है। यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं आएगा कितनी यूनिट्स को खोला गया, कहाँ पे खोला गया, ये सारे जो आपके पास क्वेश्चंस नहीं बनते। क्वेश्चंस जो आपके पास है वो सिंपल से बनते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है और इस स्कीम में क्या क्या थोड़ी बहुत जानकारियां जो आपके पास है वो आती है। अब यहाँ पे देखते हैं डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है इसके अंदर में ओपन करी गई। तो देखो कई सारी स्कीम्स कैसी होती हैं जो कहती हैं कि प्रोडक्शन लिंक। अब प्रोडक्शन लिंक मतलब अगर मैं एक यूनिट बनाता हूं ना तो मुझे मुझे क्या मिल रहा होगा, एक यूनिट बनाने के लिए मुझे कुछ ही पैसे, एक यूनिट भाई, 2 यूनिट बनाए 2 यूनिट का इंसेंटिव, 3 बनाए तो 3 का। और यहाँ पे डिजाइन का मतलब क्या होता है, इंडिया में एट प्रेजेंट में सेमीकंडक्टर्स की जो डिजाइन है, डिजाइन ही नहीं बनते इंडिया में सेमीकंडक्टर। और इंडिया में सेमीकंडक्टर नहीं बनते, यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई इंडिया में क्यों नहीं बनाए जाते सेमीकंडक्टर्स, इसका क्वेश्चन जो आपके पास है वो यूपीएससी में पूछा गया। तो इसके 2-3 आंसर मैं देता हूं। देखो इंडिया के पास चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले हार्डवेयर उनका बिकता है जिन पे सॉफ्टवेयर यूज हो जाता है, ठीक है। हार्डवेयर उनका बिकता है जिनका सॉफ्टवेयर यूज हो जाता है। जैसे कि सपोज करो इफ इफ दिस पेन, दिस प्रोग्रामेबल पेन, अगर ये प्रोग्रामेबल पेन है, अगर ये विंडोज में सपोर्ट नहीं करता, आईओएस में सपोर्ट नहीं करता और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ी मुश्किल से सपोर्ट करता है, तो इसके सेलर तो ज्यादा होंगे लेकिन बायर बहुत कम होंगे। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर ये विंडोज में सपोर्ट करे तो मुझे दे देना, और अगर विंडोज में सपोर्ट ना करे तो कतई मुझे बिल्कुल भी मत देना। तो ये बातें जो आपके पास है कतई मुझे मत देना। मतलब क्या है कि इंडिया अगर हार्डवेयर बनाती भी है ना, सेमीकंडक्टर को बनाती भी है, तो इंडिया में सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं चलते। अधिकतर सॉफ्टवेयर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, चाहे वो आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे विंडोज हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे यूएसए में बनते हैं। और ये यूएसए की कॉम्पेटेबिलिटी और अपने पुराने डिवाइस की कॉम्पेटेबिलिटी को देखते हुए ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है कि ऐसे सेमीकंडक्टर डिजाइन करो जो कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पे चल जाए, या तो इन पे बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर जो है वो कैसा हो, आपका कम कॉस्टली हो, लेस कॉस्टली जो आपके पास सॉफ्टवेयर बनाया जाए। ये स्कीम में सिंपल सी बात है बोली गई है। अब देखते हैं स्कीम कितनी ज्यादा काम करती है, कितनी ज्यादा काम नहीं करती, वो तो आपका समय ही यहाँ पे बता रहा होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। हिंदी की स्लाइड दिखाए दो सर। ये लो, ये लो, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, अपने आप को इस कोने में डाल देता हूँ। बाकी सब कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे। दिख गई हिंदी की स्लाइड? अब चले आगे की तरफ। Shall we proceed? क्या हम आगे, क्या मैं आपको आगे धक्का दूं? तो ऐसा लग रहा है कि मुझे अकेली नींद नहीं आ रही, दुनिया पूरी दुनिया सो रही है, मैं अकेला जाग के यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि पूरी दुनिया को सोने की पड़ी है और मुझे आप लोगों की पड़ी है। सच में नींद आ रही है, सच में आ रही, मैं मजाक कर रहा हूँ। चाय नहीं, कुरकुरे हैं। इस बात पे मैं पानी पी लेता हूँ। आप धूप में भी नहीं निकले।
कौन सी सिटी में नहीं निकली है धूप? यार मेरे घर में नहीं आई अब तक, निकल कर आने कहाँ चली गई, मनचली हो रखी है। निकली तो थी सूरज के यहाँ से कि मेरे घर तक पहुंचेगी, अब तक तो नहीं पहुंची। चलो पहुंच जाएगी तो मैं आपको बता दूं। अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज जो है उसको देख लेते हैं। हाँ, अब आगे की तरफ देखते, देखो एक दो बहुत अच्छी अच्छी न्यूज है इसमें, बाकी सब तो न्यूज तो मोमाई जैसी है। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा जो होती है, दुर्गा पूजा, उसको इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल कर दिया। ठीक है, इसको दुर्गा पूजा को, मे भी आप दुर्गा पूजा को एंजॉय करते हो ना करते हो, मैं जहाँ पे रहता हूँ तो दुर्गा पूजा होती है, तो आपको एंजॉय करनी पड़ेगा। जो आपके पास सितंबर अक्टूबर का समय जो होता है, उस समय पे वहां पे मेला लग जाता है, नव दुर्गा जिसे आप कह रहे होते हो उसके समय। ठीक है, तो दुर्गा पूजा ऑफ कलकत्ता, ऐसे गणेश पूजा मुंबई की सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ऐसे ही कलकत्ता की कौन सी पूजा है, दुर्गा पूजा जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो दुर्गा पूजा जो है कलकत्ता की, इसको आपको पता ही होगा कि ये सबसे बड़ा महोत्सव है जो आपके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में इस महोत्सव को मनाया जाता है। और इसमें सभी लोग एक जो है जो एक तरीके की गैदरिंग कर रहे होते हैं, एक तरीके से सभी लोग दुर्गा पूजा के समय इकट्ठे होते हैं। और इकट्ठे होने के बाद इतनी ज्यादा यहाँ पे दिवाली महत्वपूर्ण नहीं होती जितना ज्यादा दुर्गा पूजा जो आपके पास है, दुर्गा पूजा महत्वपूर्ण होती है। और अब आपको सभी को पता होना चाहिए कि दुर्गा जी कौन है। ये एक हिंदू गॉडेस है, और हिंदू गॉडेस जो आपके पास है, जो एक तरीके से एंगर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो शत्रु जो होते हैं उनके या राक्षसों के विनाश या वध को क्या कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। अलग अलग फॉर्म में होती हैं, इनके टोटल 9 फॉर्म जो आपके पास है, टोटल 9 रूप होते हैं। और इन 9 रूपों के कारण आपको पता होगा कि 9 दिन नव दुर्गा जो आपके पास है, नव दुर्गा की पूजा करी जाती है। अधिकतर ऐसे एरियाज जहाँ पे हिंदुज्म डोमिनेंट है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ऐसे अलग अलग राज्य जहाँ पे हिंदुज्म डोमिनेंट है, वहां पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करी जाती है। और दुर्गा पूजा सितंबर और अक्टूबर जो आपका होता है उसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो है सेलिब्रेट करी जाती है, ये याद रखना। ठीक है, और उसके साथ साथ इनक्रेडिबल कल्चरल हेरिटेज जो आपके पास है, ये क्या होते हैं, ये यूनेस्को द्वारा हमारी कुछ परंपराएं जो होती हैं, उसी के साथ साथ कुछ जो रीति रिवाज होते हैं, उसके साथ कुछ कुछ जो है हमारी नॉलेज शेयरिंग होती है। ऐसी जगह पे ऐसे कुछ भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो इन सारे के सारे इवेंट्स में क्या किया जाता है, यूनेस्को जो आपका है इन सारे इवेंट्स को जो कल्चरल इवेंट्स डिक्लेयर कर देता है। अब यहाँ पे जैसे यूनेस्को की हमने बात करी प्रेजेंट में, तो यूनेस्को क्या कर रहा होता है, आपके एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह जो आपके पास है, उन सभी को प्रमोट करने के लिए। एट प्रेजेंट में आपको पता होगा कि जो कुंभ है, कुंभ इसको भी हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है, कुंभ जो आपके पास है उसको भी हेरिटेज बताया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशान, इतने सारे फोन आ रहे हैं, इतने सारे। चलो बहुत बढ़िया। जिसके पास फोन नहीं आता ना, तो मुझे एक काम करना, आपका नंबर दे देना, मैं मेरे सारे कॉल्स आप पे डाइवर्ट कर दूंगा। ठीक है, बस जो फीस देने वेने वाले हो ना, वो मुझे बता दिया करो, और बाकी आप सवाल लिया करो। सर ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ये जो लिखा हुआ इंटेंजिबल हाँ, कल्चरल हेरिटेज। देखो अब क्या होता है, देखो हेरिटेज दो तरीके के होते हैं, अब पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर ही देते हैं एकदम। देखो, हेरिटेज जो विश्व धरोहर होती है ना, वो तो दो तरीके की होती है। एक तो टेंजिबल, जिन्हें मैं छू सकता हूँ, जिसमें कौन सा होता है, दी ताजमहल, दी रेड फोर्ट। ठीक है, उसके बाद आपने कोणार्क का सन टेम्पल सुना होगा, उसके बाद आपने खजुराहो के टेम्पल सुने होंगे, उसके बाद भीम बेटिका की केव्स सुना होगा, उसके बाद मैंने क्या सुना है, मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल, हाँ सांची स्तूपा सुना है। तो दीज आर टेंजिबल हेरिटेज, जिनको जाके मैं छू सकता हूँ।
अगर मुझे सांची के स्तूप अच्छा लग रहा है तो ऐसे ऐसे पकड़ के और टेढ़ा वेढ़ा होकर फोटो वोटो खिंचा सकता हूँ। आपने देखा होगा कुतुब मीनार, उसको ऐसे पकड़ के आप आपकी फोटो जो आपके पास है खिंचा सकते हो, एक हाथ नीचे, एक हाथ कुतुब मीनार पे। तो दीज आर टेंजेबल हेरिटेज, ठीक है। ये क्या होते हैं? टेंजेबल, जिनको आप छू सकते हो। दूसरे होते हैं हमारे इनटेंजेबल। इनटेंजेबल हेरिटेज वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, इनको सिर्फ फील कर सकते हैं। फील कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला इंटेंजिबल जो आपके पास हेरिटेज में, जैसे कि मैंने कुंभ मेला देखा, तो कुंभ इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमंस। देखो, ह्यूमंस जो है उनकी लार्जेस्ट गैदरिंग मानी जाती है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। तो एक तरीके से कुंभ न जाने कब से चलता आ रहा है, हर्षवर्धन के टाइम से तो फॉर्मली ही चलते आ रहा है। तो इसको इन्होंने इनटेंजिबल हेरिटेज घोषित कर दिया कि हम क्या नहीं कर सकते, हम जो है हम इसको छू नहीं सकते। तो इसमें क्या आता है, जो अलग अलग तरीके की कस्टम्स आते हैं, बिलीव्स आते हैं, ट्रेडिशंस आते हैं, इन सबको जो इनको आप छू नहीं सकते उनको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल हेरिटेज बोलते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम दुर्गा पूजा जो है वो भी एक हमारा कस्टम है, एक हमारा रिवाज जो है, एक तरीके की ट्रेडिशन है, और इस ट्रेडिशन से काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, और ये सालों से चली आ रही है, और इसकी वजह से किसमें डाल दिया? इंटेंजिबल हेरिटेज। तो इंटेंजिबल हेरिटेज वो हेरिटेज होती है जिनको हम जो है सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको छुआ नहीं जा सकता। इसके अंडर में काफी सारे ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस, कल्चरल बिलीव, कस्टम्स, इन सभी को ऐड किया जाता है। और टेंजेबल हेरिटेज जो आपके पास होते हैं उसमें अलग अलग तरीके की इमारतें, किले और कोई विशेष तरीके की मूर्तियां, उन सभी को शामिल किया जाता है। तो टेंजेबल, इंटेंजेबल हेरिटेज जो आपके पास है, यूनेस्को का अपना खुद का क्लासिफिकेशन है। आ गया समझ? किसने ये वाली फोटो खिंचाई कुतुब मीनार में जाके? कुतुब मीनार को पकड़ना, ताजमहल पे जाके ताजमहल को पकड़ना, ऐसे करके पकड़ लेते हैं, ऐसे करके। वो एक सामने टेबल भी पड़ी हुई है, अगर आपकी हाइट कम पड़ रही है तो आप ताजमहल को पकड़ सकते हो। सबने किया होगा, अगर कोई ताजमहल गया है तो। नहीं सर, कभी नहीं किया। कभी नहीं किया? नहीं, मैं गया हूँ दोनों जगह, लेकिन ऐसे ही सर। आपके साथ अच्छा फोटोग्राफर गया ही नहीं होगा। हाँ, वो होता है सर, टैलेंट चाहिए ये सबके लिए। हाँ, ये सबके लिए टैलेंट चाहिए। तो ताजमहल पकड़ लिया। अच्छे, देखो कभी भी कहीं पे भी जाओ, अच्छे फोटोग्राफर को जरूर साथ में लेके जाओ, कि जो फोटो वोटो तो ठीक ठाक खींच ही दे। भगवान ने जैसी शक्ल सूरत दी वो तो ठीक ही है, लेकिन फोटो तो अच्छी आ ही जाए। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज को। अगली न्यूज जो आपके पास है उसको देख लिया जाता है। हम नहीं गए सर दोनों जगह, जल्दी से सिलेक्ट हो जाओ। नहीं तो पता चला घर में ही यूट्यूब पे ही दुनिया घूम रही है। और खाने में क्या मिल रहा है? ताने। ताने खाते खाते दुनिया घूमे है मैंने। चलो बहुत खाने में बढ़िया। रोज टंडे। क्या हुआ? ये मतलब ये कैसी कमेंट्री थी, समझ आई नहीं। आगे की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम हमारे अगली न्यूज को। अरे यार, पानी तो खत्म हो गया। आपको किसी को जादू करना आता है, ब्लैक मैजिक? नहीं आता? किसी को जादू करना तो प्लीज मेरी बोतल में पानी जरूर भर दो यार, इतनी हेल्प चाहिए मुझे। मुझे किसी गुमशुदा को नहीं ढूंढवाना, मुझे मेरा भविष्य नहीं पूछना। बस मेरी बोतल में पानी भर दो। मैं अब बोलूंगी ही नहीं, मेरी आवाज पर ऐसे बोला। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, बॉटल चाहिए मुझे। बॉटल नहीं दे सकता मैं, आप लोग इतने ट्रस्ट करती नहीं हो कि मैं मेरी बॉटल आपको दे दूं। मेरे पास बॉटल रहनी चाहिए और आप मुझे पानी भर के दे दो। पता चला कि पानी के चक्कर में बॉटल गायब हो गई। है कि नहीं? ये वही वाली स्कीम है, पैसे डबल करके देखना, जो पैसे खुद होते हैं वो तो आते लौट के नहीं आते, डबल वाले लौट के आए ना। चलो अब अगली न्यूज जो उसकी तरफ चलते हैं। तो उत्तराखंड जो आपका ना, उत्तराखंड, उसका अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया है? इको सेंसिटिव जोन जो आपके पास है डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये देखते हैं
कि इको सेंसिटिव जोन, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं ना भाई, वो इस न्यूज को देख के इसकी लोकेशन निकाल लेना। लोकेशन किस किस की निकाल लेना, हाँ, कलकत्ता जो आपके पास है उसकी लोकेशन को निकाल लेना। एक कलकत्ता को प्लॉट करना है आपने, और दूसरा जो आपके पास है इसको ढूंढ के अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसको आपको दो लोकेशन जो आपके पास है, इन दोनों लोकेशंस को प्लॉट करके 3-3 मार्क्स में लिख लेना है, ठीक है। और जिसका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है तो उनके लिए फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जस्ट चिल जिंदगी जियो, क्या ही मतलब है इतना ज्यादा पढ़ने का, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट न्यूज को देख लेते हैं। अगली न्यूज जो आपके पास है, अगली न्यूज को देख लेते हैं कि इको सेंसिटिव जोन जो आपके पास है, लगभग 22 किलोमीटर का एरिया जो है उत्तराखंड में पिथौरागढ़ वाला, उसको आपने इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया। अब क्वेश्चन ये कि यार इको सेंसिटिव जोन क्या होती है, जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जो आपके पास है वो क्या होते हैं। तो ये एक ऐसे क्षेत्र होते हैं ना, ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों में या तो किसी एक प्रॉपर स्पीसीज, किसी एक प्रॉपर जाति जो आपके पास है, जाति या जिसे आप प्रजाति कहते हो, या तो किसी विशेष प्रजाति, और या तो फिर जो आपके पास है, या तो फिर बहुत सारी प्रजातियों का निवास स्थल होता है। और यहाँ पर जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, विकासात्मक गतिविधियां हैं, वो इन प्रजातियों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को घोषित करते हैं। और इस संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के बाद यहाँ सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उन पे फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। और अगर करी भी जाती है तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो आपका होता है उसकी परमिशन से, उसकी निगरानी में उन सारी गतिविधियों को करा जाता है। अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कौन सी प्रजातियां रहती है, तो यहाँ पर जो कस्तूरी मृग जो होते हैं ना, वो रह रहे होते हैं। कस्तूरी मृग आप सभी को पता ही होगा कि कौन होते हैं। तो कस्तूरी मृग जो आपके पास है इस एरिया में निवास करते हैं। मस्क डियर जिसे आप कह रहे होते हो, ये इनकी कस्तूरी आपको पता होगा, इनके पास कस्तूरी होती है और वो कस्तूरी अपनी खुद की फ्रेग्रेंस, खुशबू के लिए जानी जाती है। उनका हैबिटेट यहाँ पे और इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसकी वजह से इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया। यहाँ के साथ सारी पोचिंग एक्टिविटीज, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज जो आपके पास है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे बंद हो जाएंगी। और अदर इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है आपको पता होगा, वेस्टर्न घाट भी भारत में डिक्लेयर हो चुका है, पश्चिमी घाट भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है घोषित कर दिया जा चुका है, ठीक है। और एट वर्तमान में अगर आप मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करोगे तो भूपेंद्र यादव साहब जो है वो क्या है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। इनके बारे में भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। और बाकी सारी न्यूज एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज में बार बार आती रहती है। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं तो करते हैं आगे। देते नहीं हो, बॉटल रख लेंगे सर। ईस्टर्न हिमालय भी है जी हाँ, ईस्टर्न हिमालय भी है। ईस्टर्न हिमालय मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वो हॉट स्पॉट में आता है, मलाया हॉट स्पॉट। चलिए बहुत बढ़िया, अब चले आगे की तरफ फिर, और कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ लो, अदरवाइज अब फिर से आगे की तरफ करते हैं और प्रस्थान करते हैं, पूछ करते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है, अब अगली न्यूज जो आपके पास है वो कौन सी है अभी कि नहीं, हाँ, टाइम मैगजीन ने मुझे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। आप लोगों तक अब तक न्यूज जो है वो पहुंची नहीं होगी, तो उस न्यूज को मैं अभी जो है पब्लिश कर देता हूँ आप सभी के सामने, ताकि आपको पता लगे कि टाइम मैगजीन जो होती है ना, एक प्राइवेट मैगजीन है, और ये हर साल क्या करती है, पर्सन्स ऑफ द ईयर को डिक्लेयर करती है। इस साल खैर मैंने मना कर दिया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि बनना है कि नहीं बनना, तो मैंने मना कर दिया। तो इस साल तो उन्होंने एलोन मस्क साहब जो है उनको पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो इस साल के 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, इस साल के पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, आपके एलोन मस्क साहब। और इनके बारे में सबको पता ही होगा कि ये टेस्ला कंपनी के मालिक है, एक कार ओनर जो आपके पास है उसके मालिक हैं। दूसरी बात जो है, स्पेस एक्स नाम की कंपनी एक चलाते, वो भी आपको शायद पता होगा। और टेस्ला तो इंडिया में भी आने वाली है, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको कम करने की बातचीत जो है वो चल रही है इंडिया में। और स्पेस एक्स नाम की कंपनी जो है उसको भी ये चला रहे होते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी और एंसिलरी कंपनी जो आपके पास है ये चलाते रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि 2020 में कौन पर्सन ऑफ द ईयर था,
तो जियो बाइडेन साहब जो आपके पास है वो पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर करे गए थे, और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो है वो पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर करी गई थी 2020 टाइम मैगजीन है। प्रेजेंट में एलोन मस्क हो गए, मैंने मना कर दिया था। आप चाहो तो आपका भी नाम मैं करवा दूं, तो आज बस बोल देना कि सर हमारा नाम जो है वो पर्सन ऑफ द ईयर में डलवा दो, ठीक है, बिल्कुल आपका नाम भी डलवा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे वोट करना पड़ेगा। तो अगली बार जब भी चुनाव, तो मुझे देख लेना, अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो आप तुरंत के तुरंत आओ देखना ना ताओ देखना, 10-12 बार मशीन को दबा देना, अगर नहीं दबे तो उसके ऊपर चढ़ के कूद जाना, ठीक है। 3-4 वोट डलने चाहिए एक व्यक्ति के, वजन अनुसार वोट है। चलो अब चले आगे की तरफ, नेक्स्ट न्यूज जो है उसको देख लेते हैं। टेस्ला जी बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कार है, और एट प्रेजेंट में लेकिन इंडिया में टिकने की संभावनाएं है। कुछ कुछ लोग बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन अगर आप बात करोगे ना इंडिया में, एक तो हुंडई की कार है, टाटा की कार जो आपके पास है, होंडा की कोना, टाटा जो आपके पास है उसकी नेक्सॉन ईवी और टियागो ईवी आ चुकी है, और भी काफी सारी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कार की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक कार की तरफ धीरे धीरे करके मूव कर रहे हैं। हाँ, एक उसकी भी आ गई MJ हेक्टर जो है ना, उसकी भी गाड़ी जो आपके पास है आ गई है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी। तो काफी सारी जो आपके पास है गाड़ी है उनकी इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत क्या है कि बहुत महंगी है गाड़ी। अब जब महंगी है तो इसकी वजह से जो आपके पास है महंगी गाड़ियां होने की वजह से लोग इनको खरीदने से कतराते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देख लेते हैं। दुबई बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न 100% पेपरलेस। 100% पेपर विहीन राज्य होना, राज्य कौन सा हुआ है आपका, दुबई जो आपके पास है, दुबई सिटी जो है 100% पेपरलेस होने की बात कर रही है, ठीक है। तो यूनाइटेड अरब्स ऑफ अमीरात, जिनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है, वो लोगों ने अपने आप को क्या कर दिया, पेपरलेस कर दिया, पेपरलेस। तो याद रखना कि पेपरलेस का फायदा है कि कुछ समय पहले हमने पार्लियामेंट को पेपरलेस बनाने की बात करी थी। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द पेपरलेस, नो और नेग्लेक्जिबल यूज ऑफ पेपर बिल्कुल भी नहीं करोगे। in the country, in the state, in the city is known as paperless country। state and city जो आपके पास है उसको पेपरलेस सिटी कहा जाता है। अब आगे की बात करते हैं, तो हम देखते हैं दुबई जो है, दुबई ये क्यों करने जा रहा है। आपको पता होगा कि दुबई धीरे धीरे करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपके पास है उसकी तरफ जा रहा है। और दुबई ने एस्टिमेट लगाया था 336 मिलियन पेपर जो है ये लगभग यूज करते हैं गवर्नमेंटल वर्क। तो लेकिन अब उसको सबको शिफ्ट कर दिया, दुबई नाउ एप्लीकेशन जो है ना उसमें शिफ्ट कर दिया। इसमें दुबई नाउ एप्लीकेशन जो है उसमें शिफ्ट कर दिया गया। तो ये थोड़ी बहुत आपको याद रखना है। दुबई कहाँ पे, यूएई में, जिसकी कैपिटल अबू धाबी है। करेंसी यूनाइटेड अरब अमीरात जो आपके पास है उसकी दहरम है। और उसी के साथ साथ जो आपके पास है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नाम आपको याद नहीं रखना, और इसको वर्ल्ड मैप पे जरूर लोकेट कर लेना कि दुबई कहाँ पे है। और जब पैसे वैसे हो जाए ना तो घूमने का प्लान बना लेना। अदरवाइज एडवर्टीजमेंट तो काफी सारे होते हैं दुबई के, उनमें आपको दिख जाएगा सब कुछ, ठीक है। और अभी आपको पता ही होगा कि मानसा वाराणसी जो है वो क्या बनी थी हमारी, अभी मिस वर्ल्ड जो आपके पास है, मिस वर्ल्ड बनी कि मिस यूनिवर्स बनी, अब लोग बताएंगे। देखो वो तो हरनाज कौर मीम से बनी है ना शेयर मिस करे ना इन यूनिवर्स। लोगों ने। अच्छा, प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। नहीं सर, अभी तो हरनाज कौर बनी है ना हाँ, मिस यूनिवर्स। हरदास कौर बनी है मिस यूनिवर्स, और मिस वर्ल्ड के लिए ये क्या कर रही है, अपना हाँ, ये नॉमिनेशन दावेदारी फाइल कर करेंगी रही मिस वर्ल्ड के लिए जी शायद। बिल्कुल। मुझे तो पता ही नहीं, भारत में इतने सुंदर सुंदर भी लोग रहते हैं कि विश्व में उनकी पूरी ख्याति है, लेकिन बहुत चीटिंग वाला कंपटीशन है कि नहीं। मिस यूनिवर्स मुझे बहुत चीटिंग वाला कंपटीशन लगता है, आपको लगता है कि नहीं लगता। जब भैया यूनिवर्स में कोई इंसान रहता ही नहीं है, लाइफ अभी तक एक्सिस्ट करती नहीं है, तो आप अपने आप को मिस यूनिवर्स डिक्लेयर करते जा रहे हो, ठीक है। पता चला कि हमारे यहाँ काफी सारी बच्चियां, उनने अपने आप को मिस डेजर्ट घोषित कर लिया, सर हमारी जिंदगी तो रेगिस्तान की जैसी चल रही है ठीक है। तो ऐसे कैसे कोई मजा ही नहीं आया बात में। आप करोगे क्या जानकर सर, अरे यार हमें पढ़ाना पड़ता है, करंट अफेयर आ जाता है, ये करंट अफेयर आ गया, ठीक है, इनका नाम रटो, अब उनका नाम रटो, फिर 1-2 दिन तक मीम्स देखो, फिर पहली बात तो ये देखो कि रियल में ये सुंदर है भी या नहीं, कि ऐसी बना दिया,
फिर बाद में पता चलता है कि सामने वाले बंदी की भी एक नाक है, दो कान है, दो आंखें, ठीक ठाक है, सब कुछ ऐसे ही है। फिर फिर मतलब क्या ही मतलब है यूनिवर्स बनाने का, मुझे पता नहीं चला। खैर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, सब अपने अपने टैलेंट जो आपके पास है उसको एंडोर्स कर रहे हैं, तो इसमें कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं। तो इन सब का नाम आप याद रख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में आना आना तो है नहीं, लेकिन अगर वनडे एग्जाम कर रहे हो ना, तो इनके नाम साइड वाइड में कहीं लिख देना, ठीक है। और यूनिवर्स में भी याद रख लेना कि 3rd नंबर की जो आपके पास है वो यूनिवर्स थी। चलो बहुत बढ़िया। आपने तो ये मुझे पढ़ना पड़ता, मैं ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड हूँ नहीं। सबसे पहले अगर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो उसमें बॉलीवुड वाला न्यूज़पेपर पे मैं चाय वाय रख के उसको तुरंत नाश्ता वास्ता रख के वहीं रख देता हूँ। मुझे मतलब इतना ज्यादा वो नहीं है कि ये सारी न्यूज को मैं पढूं, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब वो पूछेगा कि मिस यूनिवर्स कौन बना, तो अब हम ये नहीं लिख सकते ना वहां पे, तो कि हम क्या करें, कोई भी बनाओ। वहां पे तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा ना, मिस वर्ल्ड कौन बना, मिस यूनिवर्स कौन बना। वहां पे अगर हम ये लिख पाते कि हमें क्या करना, हमारा कोई मतलब नहीं है, तो फिर मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता आपको। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। ये अच्छी न्यूज है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने अभी अभी जो आपके पास है माइलस्टोन को अचीव किया है, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने में दूसरा स्थान जो आपके पास है प्राप्त कर लिया है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई मध्य प्रदेश के द्वारा कितने हितग्राहियों के हेल्थ कार्ड जो है वो बनाए गए, और सबसे ज्यादा किस जगह पर हेल्थ कार्ड बनाए गए। तो लगभग लगभग 43,838 हितग्राही जो आपके पास है उनको उनको स्वास्थ्य कार्ड जो आपके पास है, आईडी कार्ड जो है वितरित करे गए। और इसमें से भी सबसे ज्यादा इंदौर के निवासी जो है उनमें, और उसके बाद भोपाल, उसके बाद मंदसौर के निवासियों में हेल्थ कार्ड जो आपके पास है, हेल्थ कार्ड वितरित करे गए। अब ये हेल्थ कार्ड क्या होता है, देखो जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड होता है ना, वैसे इंसान की पूरी ट्रैकिंग डिजिटल आईडी उसको दी जाती है। और डिजिटल आईडी में जैसे आज आपको सर्दी हो रही, कल खांसी हो रही, परसों जुकाम हो रहा है, फिर नर्सों ये हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर्स को अपडेट करना पड़ेगा कि हमने कौन सी टैबलेट दी इस व्यक्ति को, ठीक है, और कब कब क्या क्या बीमारी हुई। तो इस डिजिटल हेल्थ कार्ड में क्या होगा, सपोज करिए कि आप कभी भी बीमार पड़ जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता, और आप किसी के पास जा रहे होगे ना, XYZ डॉक्टर के पास, और आप उसको नहीं बता पाते कि मुझे ये वाली बीमारी है। सपोज करिए कि someone is facing the heart diseases, coronary heart disease, और उसको मूर्छा आ गई, वो बेहोश हो गया, और पता चला कि सामने वाले ने गलत ही इंजेक्शन लगा दिया, हार्ट बीट बढ़ाने का, हार्ट ही फेल हो गया। तो डिजिटल आईडीज क्या करती हैं, आपके पूरे पास्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलती है, जिससे डॉक्टर्स को पता चल जाता है, इवन आपको खुद पता चल जाता है कि भविष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है। जैसे कोई भी क्रोनिक बीमारी हो रही है तो उसके कंसिक्वेंसेस, हर एक बीमारी का कुछ रूट होता है, और रूट कहाँ से स्टार्ट होता है, सर्दी खांसी जुकाम को नेग्लेक्ट कर दोगे तो फिर लंग्स डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे ही फीवर को नेग्लेक्ट करोगे तो हमारा पूरा का पूरा इम्यूनिटी सिस्टम जो आपके पास है वो बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग छोटी मोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजों की शुरुआत होती है, और अगर आपकी छोटी मोटी चीजें ही पकड़ में आ गई तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और हेल्थ सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश ने बड़ी अच्छा ही काम किया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी न्यूज आई है। तो देखो जच्चे बच्चे जितने भी होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो 180 दिन के होते हैं, आप लोग एलिजिबल नहीं हो इसमें, ठीक है। वो माँ के दूध के साथ साथ जो है जो ताजा खाना खिलाने की शुरुआत मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो रही है। मध्य प्रदेश अब क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश लैक्टेटिंग मदर्स जो आपके पास है उनको, और उन्हीं के साथ साथ जो बच्चे आपके पास है ना, जो 6 महीने तक के बच्चे, उनको उपयुक्त आहार की व्यवस्था करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि खाद्य सामग्री जो आपके पास है वही स्थानीय लोग जगह से खरीद रहे होंगे, लोकल से खरीदेंगे। उसके साथ साथ इसमें किसको इंक्लूड करेंगे, आलू चावल बाजरा आदि, ये न्यूट्रिशियस फूड्स जो आपके पास है उसमें, और उसी के साथ साथ इसमें मौसमी फ्रूट्स इंक्लूड करे जाएंगे, तेल घी वगैरह इंक्लूड करा जाएगा, ताकि डाइट जो है वो बैलेंस डाइट हो। इससे फायदा क्या होगा, मध्य प्रदेश में कुपोषण का स्तर कम हो सकता है, ये इसका फायदा होने वाला है। अब कुछ कुछ चीजें हैं कि पत्थर की शिल्प को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है वो बड़े अच्छे अच्छे काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार जो आपके पास है, जो स्टोन स्कल्पचर जो है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे लिखा गया कि टीकमगढ़ जिला जो है ना, उसमें बहुरंगी संगमरमर के बर्तन बनाने की शुरुआत करी गई। रतलाम और जबलपुर में जो है वहां बेड़ा घाट का सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनाने की बात करी गई, और यहाँ पे मंदिरों की मूर्ति जो आपके पास है उनको भी बनाया जाता है। तो नाम याद रख लेना कि टीकमगढ़ जिला जो है उसमें क्या बनाया जाता है, बहुरंगी संगमरमर, जैसे आप लोगों की पिटाई के बाद जो आपका रंग हो जाता है ना, उसी रंग का संगमरमर जो आपके पास है उसकी मूर्तियां, और उसी के साथ साथ
उसी के साथ साथ भेड़ाघाट में सफेद मूर्ति, सफेद संगमरमर जो आपके पास है, सफेद संगमरमर जो उसकी मूर्तियां बनाने की बात करी गई है। ठीक है, तो इन सबको लिख लेना। और आज के लिए करंट अफेयर में बस इतना ही था, और मिलते हैं फिर। अभी के लिए इतना ही। अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, परेशानी है तो भी पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन है, पूछूं? टोटल हॉटस्पॉट इंडिया में या वर्ल्ड में? वर्ल्ड में तो एक्चुअल डाटा मेरे पास नहीं है अभी, क्योंकि घटते बढ़ते रहते हैं। जो अफ्रीकन मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है, सर्च कर आके। मेरे पास अभी डाटा नहीं है कि एट प्रेजेंट में, वर्तमान में इंडिया में जरूर चाह रहे। सर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में शायद 36 या 34 नहीं, वो है। बढ़ते घटते रहते हैं, जैसे रामसर साइट बढ़ रही है ना, घट रही है, तो वो रिसेंटली देखना पड़ेगा कितने। ठीक है।